हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हमारी जो डेली की करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ होती है, वैसी ही एक न्यूज़ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज की हमारी न्यूज़ होने वाली क्या है। तो जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, उसमें बदलती शक्ति राजनीति, द क्वाड इज डेड, लॉन्ग लाइव द क्वाड। तो आखिरकार है क्या न्यूज़, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं ये इंडो पैसिफिक रीजन है। इसमें हमें मैप में पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, चाइना और म्यांमार, मतलब इसके आसपास के जो देश, एक बार अगर हम मैप का रिव्यू रखें तो ये हमारे जोग्राफिकली भी इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड, वियतनाम और ये अलग थलग पड़ा है जो छोटे छोटे द्वीप है, ये फिलीपींस है। इधर पापुआ न्यू गिनी और ये इधर ऑस्ट्रेलिया है। तो आखिरकार हम ये मैप है ये क्यों देख रहे हैं? इंडो पैसिफिक है, इसमें राजनीति कैसे बदल रही है। ये हमारे हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन के अंतर्गत है इंडो पैसिफिक। क्वाड क्या है? क्वाड का पूरा नाम, अगर हम क्वाड की बात करें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, जबकि ये पुनर्जीवित तो 2017 में हुआ। इसका पूरा नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इसके जो सदस्य देश है उसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया आता है। ये 4 देश इसमें इसके सदस्य देश हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य फ्री, ओपन और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाना है। इसमें जो ओशियन सिक्योरिटी है वो और आपदा राहत, जो फ्लड वगैरह होता है उसको देना इसका उद्देश्य है। यानी कि 2004 में जब आपदा आई थी तो उसको लेके ये बना था। इसके बारे में हम आगे के सिनेरियो में बात करने वाले हैं। चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना, जैसा कि आप जानते हैं विश्व की 2 महाशक्तियाँ हैं, 2 खेमों में विश्व बटा हुआ है। एक तरफ अमेरिका है तो एक तरफ चीन है। तो ये 2 महाशक्तियाँ हैं। और अगर हम बात करें तो जिस टाइम शीत युद्ध चल रहा था, जो शीत युद्ध में एक तो था यूएसएसआर, सोवियत संघ, और एक था अमेरिका, 2 महाशक्तियाँ थी। तो वर्तमान में चाइना है। उसके साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। क्वाड का विकास यानी कि इसकी टाइमलाइन क्या है? तो 2004 में जब सुनामी की राहत के लिए सहयोग की शुरुआत की गई थी तो उसमें ये 4 सदस्य देशों ने अपना सहयोग किया और इसका गठन करने की नींव रखी। 2007 में औपचारिक रूप से क्वाड का गठन किया गया। 2017 में चीन की नीतियों के कारण इसे पुनः सक्रिय किया गया या हुआ। 2021-24 की बात करें तो रणनीतिक साझेदारी के रूप में ये उभरा है और 2025 में, जी हाँ, हाल ही में इसका नया चरण है। यानी कि पुराना क्वाड खत्म किया गया और नए क्वाड को शुरू किया गया। तो आखिरकार पुराना क्वाड क्या है और नया क्वाड क्या है? इसके पीछे, क्वाड के बनने के पीछे मुख्य कारण आखिरकार है क्या कि ऐसा संगठन 4 देशों के द्वारा बनाया गया। तो 2004 की सुनामी से सीखा गया सबक क्वाड के रूप में हमें आज दिखाई देता है। दिसंबर 2004 में जब इंडियन ओशियन में भयंकर सुनामी आई, तब भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर राहत और बचाव कार्य किया। इस दौरान पता लगा कि अगर ये 4 देश मिलकर काम करें तो आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता बहुत प्रभावी ढंग से की जा सकती है। जिस तरीके से आप देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में भी यही होता है कि अगर हमें कभी किसी की आवश्यकता है, अगर हम अकेले होके आपदा प्रबंधन नहीं कर पाते तो किसी का सहयोग ले ले। उसी के साथ हम देखते हैं कि सीएफसी और ऐसे प्रदूषक, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वर्तमान में हमारे पर्यावरण को बहुत जो है डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो उन सबको से राहत के लिए ये एक अच्छा कदम है कि क्वाड की जो 4 देश मिलके क्वाड की स्थापना कर रहे हैं और वो पर्यावरणीय मुद्दों पर ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं। यही पहली बार चारों देशों को सहयोग का बीज बना। क्वाड यानी कि जो आपदा प्रबंधन आई वही 4 देशों का सहयोग बना। उसी के साथ इसका जो रिजल्ट है वो क्या निकला, तो बाद में इसे ही
लेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्वाड का नाम दिया गया। उसी के साथ चीन के बढ़ते प्रभाव को भी यह संतुलित करता है। तो चीन के प्रभाव को संतुलित कैसे करता है? 2000 के बाद चीन ने एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तेजी से अपनी इकोनॉमिकली और जो सैन्य और समुद्री एक्सपेंशन है वो शुरू कर दिया था। उसने दक्षिणी चीन सागर जो साउथ चाइना सी है उसमें कृत्रिम आर्टिफिशियल द्वीप बनाकर नौसैनिक नियंत्रण बढ़ाया और पड़ोसी देशों पर दबाव बनाया। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को लगा कि अगर चीन का असर इसी तरह बढ़ता गया तो एशिया का शक्ति संतुलन यानी कि जो पावर बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, जो कि बना रहना एक बहुत आवश्यक रूप से जरूरी है। ठीक है, उसी के साथ इसका रिजल्ट आया कि इन देशों ने मिलकर यानी कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और हमारा इंडिया, अमेरिका और एक और देश था, आई थिंक मैं भूल रही हूँ तो उसको हम आगे देख लेंगे। तो उन्होंने एक ऐसा समूह बनाने का सोचा जिससे इसको संतुलित किया जा सके, जो चीन को सीधे चुनौती न दे लेकिन मुक्त और खुला इंडो पैसिफिक बनाए रखे। ओके, उसी के साथ समुद्री मार्गों की सुरक्षा। तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के रास्ते से दुनिया का लगभग 60% व्यापार गुजरता है, क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं कि लैंड एरिया हमारे पास बहुत कम है, यानी कि लैंड एरिया हमारे पास 10%। अगर हम देखें एक छोटा सा एरिया है तो इसमें हम बहुत कम एरिया में रहते हैं, बहुत सारे एरिया में तो पानी ही भरा हुआ है। तो अगर ये रास्ते किसी देश के नियंत्रण में आ जाए, यानी कि अगर जैसे कि इंडियन ओशियन में हम देखते हैं एलओसी, जो गुजरात के बाद का जो एरिया है एलओसी, या फिर कोई सा भी एरिया होता है, तो उस पर जैसे पाकिस्तान भारत की हाल ही में एक न्यूज़ में लड़ाई देखी गई थी कि जो इंडियन ओशियन है उसमें वो दोनों मिलके एलओसी वाली जो एरिया है वहाँ पे अपने जो त्रिपक्षीय जो त्रिशूल था उसका मतलब चेक कर रहे थे वो दोनों चेक कर रहे हैं, तो उसमें टकराव है, यानी कि उनकी जो जनता है, जनता को भी नुकसान होगा और कहीं ना कहीं उनके देश में अशांति आएगी। तो इन सब के चलते अगर चाइना ने जो इंडो पैसिफिक है ओशियन है उसमें अपनी पकड़ जमा ली, तो विभिन्न देश जो व्यापार करते हैं उनसे ये टैक्स लेगा तो व्यापार में इनको जो है मतलब घाटा होगा, क्योंकि अगर वो इतना बड़ा टैक्स देने में ही अपनी इनकम को जुटा देंगे तो वो विकास क्या कर पाएंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन देशों को लगा तो ये एक साथ आकर हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसी के साथ तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। क्वाड का लक्ष्य था कि ये रास्ते स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित होना चाहिए, जो कि अगर किसी देश का चाइना है, चाइना ने तिब्बत पर, उसके आसपास के जो हांगकांग वगैरह है उन सब में कब्जा कर लिया है, तो वो कहीं ना कहीं इस एरिया पे भी नियंत्रण करना चाहता है। अब वो नियंत्रण करेगा तो जैसे कि ब्रिटिश काल में भारत के साथ होता था कि भारत के लोग यहाँ पे जो है कच्चा माल बनाते थे, कपास उगाते थे, या फिर वो अपने खाद्य चीज़ें ना उगा के नील की खेती करते थे, और उसके ऊपर बटाईदारों को जो टैक्सेशन सिस्टम था, जो कि बाहर के जो आते थे मतलब संपत्ति में से कर को लेने, जिन्हें बटाईदार के थे, तो वो कर भी लेके जाते थे। तो इसमें तो इंडिया के जो किसान थे उनको कोई प्रॉफिट नहीं था, यहाँ तक कि उन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था। तो वैसा ही स्थितियाँ यहाँ पर हमें चाइना विभिन्न देशों के साथ करता हुआ नजर आ सकता है। इस वजह से क्वाड बनना आवश्यक है। इसका रिजल्ट क्या निकला है? तो क्वाड देशों ने नौसैनिक सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया, जैसे कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास। इसके बारे में हम बहुत बार पढ़ते हैं, ये न्यूज़ में अक्सर रहता है। लोकतांत्रिक मूल्यों की साझेदारी यहाँ किस प्रकार दिखती है? तो क्वाड के सभी 4 देश लोकतांत्रिक प्रणाली है। लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेसी यहाँ पे है, सॉरी। इनका मानना है कि एशिया की सुरक्षा, स्वतंत्रता और आर्थिक विकास लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। इसलिए क्वाड को कभी कभी डेमोक्रेसियाज का समूह भी कहा जाता है। नतीजा क्या निकलता है इसका? तो लोकतंत्र, कानून का शासन और
पारदर्शिता को बढ़ावा देना इस संगठन का उद्देश्य है। साझा रणनीतिक हित क्या दिखाई देते हैं, तो अमेरिका चाहता है कि एशिया में उसका प्रभाव बना रहे। अगर चाइना का प्रभाव बनता है तो अमेरिका कहीं ना कहीं उसे नहीं बढ़ने देना चाहता। जापान और ऑस्ट्रेलिया को अपनी सुरक्षा की चिंता है। भारत को चीन के खिलाफ सामरिक संतुलन की आवश्यकता थी, तो भारत इसमें जुड़ा। मतलब इन चारों देशों के हित एक बिंदु पर मिल गए। स्थिर और सुरक्षित इंडो पैसिफिक क्षेत्र, जो चारों देश है वो कहीं ना कहीं अपनी जो इनसिक्योरिटी है उसको लेकर इस संगठन में जुड़े हैं। उसी के साथ जो द क्वाड इज डेड, लॉन्ग लाइव द क्वाड, इसका अर्थ क्या है? ये वाक्य बताता है कि क्वाड खत्म नहीं हुआ है बल्कि नया रूप ले रहा है। पुराना क्वाड केवल बयानबाजी, प्रतीकात्मक सहयोग था, जबकि नया क्वाड है वो ठोस रणनीति, तकनीकी सहयोग और आर्थिक पहल पर टिका हुआ है। मतलब कि मृत नहीं बल्कि पुनर्जन्म हुआ है। क्यों कहा जा रहा है क्वाड इज डेड? सदस्यों के बीच अलग अलग हित है, विशेषकर चीन को लेकर। सीमित सैन्य या आर्थिक समन्वय यहाँ पे हमें देखने को मिला है। घोषणाएं ज्यादा होती है और क्रियान्वयन कम होता है, जैसे कि सरकारें करती है। अमेरिका भारत संबंधों में उतार चढ़ाव है, जैसे कि हम 25% और 50% टैरिफ के रूप में देख रहे हैं। वैश्विक भू राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पे हमें नजर आती है। लॉन्ग लाइव द क्वाड, नया रूप। क्वाड 2.0 के प्रमुख फोकस क्षेत्र है क्या? महत्वपूर्ण खनिज जो क्रिटिकल मिनरल्स है और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग, जैसे कि लिथियम कार्बोनेट, ऐसे के जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनका आदान प्रदान और आपूर्ति श्रृंखला में यहाँ पे महत्वपूर्ण सहयोग देखने को मिलेगा। समुद्री और साइबर सुरक्षा को लेके बहुत काम किया जा रहा है, क्योंकि ये बना ही समुद्री सुरक्षा के लिए था और आजकल समुद्रों का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, सी वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। साइबर सुरक्षा जो कि वर्तमान में बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। उभरती तकनीकें, AI, सेमीकंडक्टर, 5G, जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा पहल, मानवीय सहायता एवं आपदा प्रक्रिया यहाँ पे हमें नए रूप में देखने को मिलती है। प्रकृति, पुराना क्वाड था उसमें प्रतीकात्मक थी, जबकि नए क्वाड में व्यवहारिक है। फोकस था वो सुरक्षा संवाद था, जबकि नए क्वाड में आर्थिक, तकनीकी और सहयोग के रूप में हमें यहाँ देखने को मिलेगा। दृष्टिकोण, तो पुराने क्वाड में तो चीन विरोधी था, जबकि नए क्वाड में चीन का विरोध न करते हुए सहयोग आधारित यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इसमें भारत की क्या भूमिका है? प्रमुख चुनौतियां भारत के सामने है कि चारों देशों की प्राथमिकताएं अलग अलग है। चीन की आक्रामक कूटनीति भारत की प्राथमिक चुनौती है, जिसके कारण भारत क्वाड का सदस्य बना। आर्थिक हितों में मतभेद है। क्वाड को चीन विरोधी गठबंधन की छवि से बचाना चाहता है। अन्य बचाना मतलब जो चारों देश है, तीनों देश है, वो कहीं ना कहीं चीन को चीन विरोधी गठबंधन की छवि से बचा रहे हैं। अन्य समूहों जैसे कि AU, KUS, ब्रिक्स प्लस और आसियान से प्रतिस्पर्धा यहाँ क्वाड में हमें देखने को मिलती है। भविष्य की दिशाएं क्या होगी क्वाड 2.0 की? तो व्यापार, तकनीक, सुरक्षा में गहरी एकता यहाँ नजर आ सकती है। नए साझेदार देशों को शामिल करने की संभावनाएं हैं। अधिक संस्थागत ढांचा और नियमित बैठकें यहाँ पे आवश्यक है। शांतिपूर्ण और स्थिर इंडो पैसिफिक के लिए साझा प्रयास आवश्यक है। उसी के साथ इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है? तो क्वाड मरा नहीं है बल्कि नया रूप ले चुका है। पुराना मॉडल अप्रभावी हुआ। बेसिकली जो भी अगर कोई संगठन होता है या तो वो पुनर्जीवी होता है, जैसे कि हमें RSS USSR का नया रूप दिखा, उसका उत्तराधिकारी रूस दिखा था। तो कहीं ना कहीं इनकी नीतियां गलत होने की वजह से इनका विघटन हो जाता है या फिर इनका नया रूप उभर के आता है। नया क्वाड अधिक व्यवहारिक और बहुआयामी है। भारत के लिए ये अवसर है कि वह क्षेत्रीय नेतृत्व दिखाएगा। तो आज की हमारी न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।